Good morning student. Today we will discuss about class 10th science chapter number 1 chemical reaction and equation. Students, आज अपना फर्स्ट लेक्चर है ये इस चैप्टर का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहली जो चैप्टर से रिलेटेड टर्म है स्टूडेंट्स वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस जो होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए सिंगल सब्सटेंस या फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस विच आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर अपने पास एक कंपाउंड ए है और दूसरा कंपाउंड जो है बी है, आपके पास ए और बी दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, कंपाउंड है, और जब आप इनको रिएक्ट कराते हो तो यहाँ से मान लीजिए कि कंपाउंड एक बन जाता है सी। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये होगा कि आप लोगों ने अपने एक केमिकल सब्सटेंस लिया है ए और एक केमिकल सब्सटेंस लिया है बी। ये तो क्या है, इनिशियल सब्सटेंस है, ये इस रिएक्शन के अंदर इनिशियल सब्सटेंस है और इनिशियल सब्सटेंस है, और इन दोनों के बीच में अपन क्या करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये बन रहा है न्यू सब्सटेंस, ये बना है न्यू सब्सटेंस। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के डिफाइन, और केमिकल रिएक्शन की डिफाइन के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट react each other in a chemical reaction formed a new substance or that new substance are changed from initial substance। ये इसकी डिफाइन हो जाती है। तो स्टूडेंट अपन ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस एंड दैट न्यू सब्सटेंस आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ स्टूडेंट्स अपन ये देखते हैं कि ये जो इनिशियल सब्सटेंस है इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज में लिया है, वो है रिएक्टेंट, और यहाँ पर ये जो न्यू सब्सटेंस है इसके लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है, वो होता है प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट यानी कि दोज सब्सटेंस react in a chemical reaction, react in a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर दो सब्सटेंस यानी कि जो सब्सटेंस अगर रिएक्ट हो रहा है तो उसी सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस formed in a chemical reaction, फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक सिंपल सी चीज अपन ने देखी है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब इसके बारे में अपन डीपली जो है डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर आप लोगों के बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। डेली लाइफ के अंदर भी अपन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर होने वाला जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको अपन डेली लाइफ के अंदर देखते हैं और अपनी डेली लाइफ के अंदर उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं चेंजेस के बारे में। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि चेंजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट अगर अपन चेंज की बात करते हैं तो उस चेंज को अपन कहते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज, और जो सेकेंड चेंज होता है वो कहलाता है स्टूडेंट्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज
अब ये जो फर्स्ट चेंजेस जिसके बारे में अपन ने लिखा है फिजिकल चेंज, यानी अगर किसी सब्सटेंस की केवल और केवल उसकी स्टेट में चेंजेस आता है तो उस चेंज को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आइस रखा हुआ है और इस आइस को अगर आप क्या करते हो, मेल्ट करते हो, तो जैसे ही आप इसे मेल्ट करते हो तो मेल्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो आइस जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसी तरह से वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो आप देखते हैं यहाँ पर आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है और वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आइस का फॉर्मूला और वाटर का फॉर्मूला दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो इक्वल है, सेम है। यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है, आइस की जो स्टेट थी वो सॉलिड थी और वाटर की जो स्टेट है वो क्या हो गई है स्टूडेंट्स, लिक्विड हो गई है। तो यहाँ अगर अपन ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस आया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेट में चेंजेस आया है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंदर आते हैं उन चेंजेस को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपके पास केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस ही इंपॉर्टेंट चेंज है स्टूडेंट्स। इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों से 10th क्लास में पूछा जाता है। फिजिकल चेंज में आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोगों को याद रखना है कि केमिकल चेंज यानी केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये जो न्यू सब्सटेंस होता है वो केमिकली डिफरेंट होता है इनिशियल सब्सटेंस से, जैसा कि अपन ने केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी कुछ टाइम पहले देखा था इसकी डिफाइन के अंदर। अब यहाँ अपन बात करते हैं कि केमिकल चेंज, एक क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि केमिकल चेंजेस के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो केमिकल चेंजेस होता है इसके लिए जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशंस होती है कि कब कोई चेंजेस जो है वो केमिकल चेंजेस माना जाएगा, तो इसके लिए जो फर्स्ट चेंजेस होता है वो होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी अगर कहीं पर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें कलर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसका मीन्स ये है कि वो केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आएगा। देन उसके बाद सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड जो होता है स्टूडेंट्स वो है यहाँ पर चेंज इन स्टेट। और लास्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये जो चार चेंजेस अपन ने लिखे हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है ये, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जब उस चेंजेस को अपन केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, चेंज इन कलर, अगर कहीं पर कलर में चेंजेस आता है तो वो भी केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर पहले कम था अब बढ़ गया है रिएक्शन के बाद, या रिएक्शन से पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है, तो मीन्स वहाँ पर भी क्या हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से उसे भी केमिकल चेंज की कैटेगरी में। और स्टेट के अंदर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो और उस रिएक्शन के अंदर अगर गैस रिलीज हो रही है, गैस अगर बाहर निकल रही है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि वहां पर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई केमिकल चेंजेस जरूर हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्टिविटी के ऊपर जो कि इस केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंजेस को शो करेगी या इस केमिकल चेंजेस को सेटिस्फाइड करेगी कि क्या कोई रिएक्शन जो है केमिकल चेंजेस होने पर केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो एक्टिविटी नंबर 1, इस पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स अपन। जैसे आप लोगों के पास एक कॉनिकल फ्लास्क है और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अपन ने स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और ये जो सॉल्यूशन है वो है डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके अंदर अपन कुछ जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स अपन ने लिए हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स अपन एक रबर की कॉर्क लगा देते हैं, और रबर की कॉर्क लगाने के बाद इससे एक पाइप जो है, ग्लास की पाइप, इससे इस तरह से पास करा देते हैं। अब यहाँ अपन जब इनको ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपन ये देखते हैं कि ये जो डाइल्यूट H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पर अपन को बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मीन्स ये हो रहा है कि यहाँ जो बुलबुले अगर बन रहे हैं तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह की गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तभी जो है यहाँ से अपन को बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपको सबसे पहली बात, यहाँ अपने जो केमिकल चेंजेस लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो वो केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि जिंक मेटल ले ली, और जिंक मेटल की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। और ये जो H2SO4 है ये क्या है, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, एक्वस फॉर्म। और यहाँ पर ये जो जिंक मेटल है वो कौन सी फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और जब ये एक दूसरे में रिएक्ट करते हैं तो अपन ने कहा है कि केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है, एक गैस रिलीज हो रही है। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि यहाँ से ये जो Zn है ये कभी गैसेस फॉर्म में नहीं हो सकता, सल्फेट कोई गैसेस फॉर्म में नहीं हो सकता, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो तो गैसेस फॉर्म में हो सकता है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है, H2 गैस है। ये जो एरो है ये शो करता है कि यहाँ से एक गैस रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है। तो यहाँ अपन इसके सिंबल बता देते हैं कि इसकी स्टेट जो है वो गैसेस स्टेट है। अब क्या बचा हुआ है अपने पास बचा हुआ है SO4, यहाँ बचा हुआ है Zn। अब इन दोनों को अपन मर्ज करते हैं तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। यानी कि ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ जब अपन ने ये केमिकल रिएक्शन करवाई या जब अपन मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो एक गैस रिलीज हो रही है और साथ ही साथ क्या बन रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, किसका, ZnSO4 का। ठीक है ना। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जो ZnSO4 है ये क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है। जिस तरह से कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, बिल्कुल उसी तरह से ये भी क्या है, एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जब आप किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ या किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपको पता चला। अब यहाँ एक बात और अपन ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, जब अपन इस बीकर को हाथ से टच करते हैं तो अपन को ये गर्म महसूस होता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर में चेंजेस आया है, तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन टेम्परेचर। तो आप देख रहे हैं कि केमिकल चेंजेस के लिए अपन ने जो नेसेसरी कंडीशंस लिखी थी उसमें से 2 कंडीशंस को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो मीन्स ये हुआ कि जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस आता है, और जब केमिकल चेंजेस आता है तो इसका मीन्स यहाँ पर किसी ना किसी तरह की केमिकल रिएक्शन हुई है और केमिकल रिएक्शन को ये शो कर रही है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू अपन ये शो कर सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है। चलिए एक और ये एक्टिविटी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अपन एक एक्टिविटी ये आती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2। इसे अपन ने 1 नंबर दे दिया, इसे अपन 2 नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक चाइना डिश होती है और इस चाइना डिश के अंदर आपने एक येलो कलर का सब्सटेंस ले रखा है। इस चाइना डिश के अंदर आपने एक येलो कलर का सब्सटेंस लिया हुआ है, येलो कलर का कोई कंपाउंड है। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर का कंपाउंड है ये क्या है, AgBr है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है। और इस सिल्वर ब्रोमाइड वाले कंपाउंड को आपने किस में रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है। ये सन है और इस सन से कंटिन्यूसली लाइट आती जा रही है।
तो अपन ये देखते हैं कि जब इसे अपन सनलाइट में रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम अपन को ये जो मिलता है स्टूडेंट्स, इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है सिल्वरी ग्रे कलर हो जाता है, यानी कि ये जो येलो कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो मतलब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन कलर, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कलर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू भी ये शो किया जा सकता है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई तरह की किसी ना किसी तरह का केमिकल चेंजेस आया है और ये केमिकल चेंजेस जो है वो ये शो कर रहा है। अब जैसे ये जो AgBr है, अब इसमें केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, तो ये जो AgBr है इसमें से क्या होता है, Br जो होता है वो बाहर निकल जाता है और Br जो होता है वो हमेशा Br2 की फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। क्लास 9 का टॉपिक होता है एटोमिसिटी, जो अपन ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, अगर ये Br2 है तो Ag जो होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसके लिए अपन को यहाँ क्या लगाना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारी जो एक्टिविटीज़ है। अच्छा, एक और बात, ये जो चेंज इन स्टेट है, तो देखिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर एक्वस स्टेट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर गैसेज स्टेट भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिविटी है वो इस चीज को भी शो करती है कि चेंज इन गैसेज, यानी कभी कभी केमिकल चेंजेस होता है तो वहां पर जो है इसकी स्टेट में भी चेंज आ जाता है। तो इन एक्टिविटी के थ्रू आप ये प्रूफ कर सकते हो, अपने आंसर को श्योर कर सकते हो कि कहीं पर भी केमिकल चेंजेस होता है तो ये कंडीशंस होना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर एक एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के पास एक मैग्नीशियम की रिबन होती है। मैग्नीशियम एक टाइप की मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है, Mg होता है। ठीक है, इस Mg मेटल की यानी कि जो मैग्नीशियम है उसकी जो रिबन आपने ले रखी है, देन उसके बाद आप क्या करते हो, इसे थोड़ा सा सैंड पेपर से रफ करके इसको रफ कर लेते हो। देन उसके बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ने एक बर्नर ले रखा है और इस बर्नर से इसे कंटिन्यूसली अपन हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन इसे बर्नर से हीट करना शुरू करते हैं तो ये क्या होगा, ये जलना शुरू कर देगी, बर्न होना शुरू कर देगी। और इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जब ये बर्न होती है तो कौन सी फ्लेम देती है, डेजलिंग फ्लेम देती है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है। अब डेजलिंग फ्लेम होती कैसी है कि जिस तरह से अपन दीपावली के ऊपर फुलझड़ियाँ वगैरह जलाते हैं तो उसके अंदर जो आपको लाइट दिखाई देती है या जिस तरह से वहाँ से लाइट निकलती है वही लाइट बिल्कुल उसी तरह से ये भी जो है बर्न होना शुरू हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। अब यहाँ से ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलना शुरू हो रही है, तो अब जैसे जैसे ये जलती जाएगी तो उसकी ऐश जो होगी यानी इसकी जो राख होगी स्टूडेंट्स वो बनेगी और इसे अपन ने क्या कर लेंगे, एक चाइना डिश के अंदर या एक पेट्री डिश के अंदर इस ऐश को कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये ऐश आ जाएगी जिसको अपन यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आया है। तो अपन ये कहते हैं कि जब अपन ने मैग्नीशियम को बर्न करना शुरू किया यानी बर्न किया यानी जलाया, तो किसी भी कंपाउंड को या किसी चीज़ को जलाने के लिए हमेशा अपन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही अपन इसको बर्न करते हैं तो बर्न करने पर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि केमिकल चेंजेस हो रहा है। तो केमिकल चेंजेस होने पर यहाँ पर ये कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। अब देखिए रिएक्शन में यहाँ पर ऑक्सीजन अगर 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन अपन को 2 लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे 2 लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये इस तरह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। अभी आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम मेटल है और ये कौन सी फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और ये जो गैसेज हैं ऑक्सीजन जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल जाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो अपने पास एक एल्केलाइन सॉल्यूशन आ जाता है और वो जो एल्केलाइन सॉल्यूशन है वो किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, ये एल्केलाइन इन नेचर है, एल्केलाइन इन
नेचर। एल्केलाइन का मीन्स होता है स्टूडेंट्स बेसिक नेचर का, यानी कि ये बेस की तरह बिहेव करता है। कि एल्केलाइन सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आप रेड लिटमस को जैसे ही आप डिप करते हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि आपके पास एक कंपाउंड या एक मेटल है ए, जिसे आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो एक कंपाउंड बन रहा है बी, ठीक है ना। और इस कंपाउंड बी को आप रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ, यानी कि आप कंपाउंड बी को रिएक्ट करा रहे हो वाटर के साथ, तो एक कंपाउंड बनता है सी। और ये जो कंपाउंड है ये कौन से नेचर का है, एल्केलाइन नेचर का है, ठीक है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि इसे जब आप बर्न करते हो तो कौन सी फ्लेम के साथ जलता है, ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि write the chemical equation for a metal A when burned with dazzling flame, है ना, और when formed a compound B and when compound B dissolve in water formed a alkaline solution। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल A कौन सी है, मेटल B क्या है, ये जो C बना है वो क्या बन रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है कि मैग्नीशियम मेटल हमेशा डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है। तो जहां पर भी डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करने वाली बात आ जाती है तो आपके दिमाग में ये याद आ जाना चाहिए कि वो मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रफ किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल जो होती है वो हाईली रिएक्टिव्स होती है। मेटल सारी जो है वो रिएक्टिव्स होती है केवल कुछ मेटल्स को छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम मेटल है वो एयर के साथ, अब एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, उनके साथ रिएक्ट कर लेती है और रिएक्ट करने के बाद उनके ऊपर अनडिजायरेबल यानी मेटल की जो मेटल होती है उस मेटल के ऊपर अनडिजायरेबल सब्सटेंस बन जाते हैं। याद रखना है इसके ऊपर जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस बनता है वो कौन सा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है और अपन क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, अपन ये चाहते हैं कि मैग्नीशियम को बर्न करें और क्या बनाना चाहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर अपन इसे बर्न करेंगे और इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट लगा हुआ है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, पहले ये जो इम्प्यूरिटी है इस इम्प्यूरिटी को रफ करने के लिए, इस इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए अपन इसके ऊपर पहले सैंड पेपर से क्या करते हैं, रफ करते हैं, देन उसके बाद इसे बर्न करना शुरू करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है डेजलिंग फ्लेम, यहीं से आपको क्वेश्चन जो है समझ में आएगा या क्वेश्चन जो है यहीं से आप इसका आंसर पता लगा पाओगे, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया है वो है केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस, देखिए केमिकल इक्वेशंस जो टॉपिक है अपना स्टूडेंट्स वो केमिकल रिएक्शन के अगला टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन ने बात की थी कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड ZnSO4 या फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो मैंने आप लोगों को ये लिखा है या ये बोला है कि व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड formed zinc sulfate and release हाइड्रोजन गैस। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने एक केमिकल रिएक्शन जो लास्ट टाइम आप लोगों के साथ एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर डिस्कस की है इसी वीडियो के अंदर अभी, और इसी केमिकल रिएक्शन को मैंने आप लोगों के यहाँ पर उसे वर्ड के अंदर लिखने की कोशिश भी की है कि जब आप जिंक मेटल को रिएक्ट कराते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और एक गैस रिलीज होती है, और वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब किसी केमिकल रिएक्शन को अगर आपको इस तरह से लिखने के लिए बोल दिया जाए, और सारी केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उन सारी केमिकल रिएक्शंस को इसी तरह से बोल कर लिखना हो और इसी तरह से आपको उनको नोट्स की फॉर्म में लिखना हो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर, और जो ये केमिस्ट्री है वो भी थोड़ी सी बोरिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाना है और अगर यहाँ पर ये कहें कि उसको टाइम कंज्यूमिंग बनाना है, तो इसके लिए अपन को क्या करने पड़ेंगे, हर एक कंपाउंड या एलिमेंट के लिए एक ना एक सिंबल यूज में लेने पड़ेंगे, और उन सिंबल्स का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को लिखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपन ने यहाँ पर ये कहा कि ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इस केमिकल रिएक्शन में अपन ने कहा है कि जिंक मेटल, यानी कि ये जिंक ले लिया, जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने लिख दिया, यहाँ पर ये है क्या, कि ये जिंक मेटल है, और जिंक मेटल जो है वो कौन सी फॉर्म के अंदर होती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। देन उसके बाद आपने क्या किया, रिएक्ट करवाया है, किसके साथ रिएक्ट करवाया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड भी कौन सा लिया हुआ है, डाइल्यूट वाला, यानी कि आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल या फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका नाम यहाँ पर लिख दिया अपन ने कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि डाइल्यूट वर्ड का मीन्स ये होता है, डाइल्यूट जो वर्ड होता है स्टूडेंट, इसका मीन्स ये होता है कि अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन को, या मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट है, उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो वो जो वाटर की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हुई तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पहले आप मार्केट से जब सल्फ्यूरिक एसिड लाते हो तो उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, लेकिन आपने क्या किया, उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो जैसे ही आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, डाइल्यूट बन गया। तो यहाँ पर आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। देन इसके बाद अब यहाँ पर फॉर्म्ड क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है आपके पास जिंक सल्फेट। तो अब जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस यहाँ से एक गैस रिलीज हो रही है, और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि ये गैसेस फॉर्म के अंदर है, और ये याद रखना है कि ये कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, एक्वस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब मैंने आप लोगों के सामने एक केमिकल रिएक्शन ये लिखी हुई है, एक केमिकल रिएक्शन ये लिखी हुई है। दोनों ही केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सेम हैं, बट यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी है और यहाँ पर इसे वर्ड के अंदर लिखा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो आसानी से लिखने में आ जाती है, यानी फटाफट लिख सकते हैं इसको, और आसानी से समझ में भी आ जाती है कि अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर जिंक मेटल के लिए ये सिंबल है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ये है, जिंक सल्फेट के लिए ये है, हाइड्रोजन गैस के लिए ये है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। सिंपल सी चीज, यानी अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ ये एक एग्जांपल हो गया है केमिकल इक्वेशन का। अब ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, इसके लिए मैंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है, जो कि आप लोगों को इसके अंदर दिख भी रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या है, ये बीच में सेंटर के अंदर एक एरो लगाया हुआ है, और इस एरो के ये वाली जो साइड है, इस साइड को स्टूडेंट अपन कहते हैं लेफ्ट साइड, और ये वाली जो साइड होती है इसको अपन कहते हैं राइट साइड। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में अपन ने उन एलिमेंट्स को या उन कंपाउंड्स को रखा है जिनको अपन को रिएक्ट करवाना है। यानी अपन ये कह रहे थे कि जिंक मेटल और किसके साथ रिएक्ट हो रही है, रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अपन ने इन दोनों को रिएक्ट करवाना है। तो मतलब यहाँ अगर कुछ रखे जाते हैं तो वो क्या रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि दोज सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर, ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करते हैं
वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर। इसी तरह से राइट साइड के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्म्ड हुए हैं यानी जो न्यू सब्सटेंस बने हैं, और न्यू सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा कहाँ रखे जाते हैं, राइट साइड में रखे जाते हैं। अब आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स की हमेशा अपन को प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखना है। और जैसे H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी आपके पास सिंबल्स हैं, उनको प्रॉपर वे के अंदर लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक बात ये भी याद रखना है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो जाते हैं या 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाते हैं तो इनके बीच में कौन सा साइन लगाना है, अपन को प्लस या पॉजिटिव का साइन लगाना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं या जो भी आप प्रोडक्ट बन रहा है, उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्या शो करनी है, अपन को स्टेट भी शो करनी है, जो कि एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि अपन को केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए अपन को याद रखनी होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो एक लॉ को फॉलो करती है, और वो जो लॉ होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मीन्स होता है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मीन्स ये हुआ है कि अगर जितने रिएक्टेंट साइड में आपने एलिमेंट्स लिए हैं या जो कंपाउंड्स लिए हैं, जितने रिएक्टेंट्स आपने इस साइड में लिए हुए हैं, उतने ही उसी के अमाउंट के इक्वल क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने Zn कितना ले रखा है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी Zn कितना बनना चाहिए 1। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं आपके पास 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं आपके पास 2 हैं। यहाँ पर सल्फेट SO4 सल्फेट का कितना है 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फेट का कितना है 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपने रिएक्टेंट में लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो उसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और कंप्लीट अगर अपन को नॉलेज चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उसकी सबसे पहले अपन को केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आपको उससे कंप्लीट नॉलेज मिल सकता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कि किस तरह से अपन किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।